नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आने वाले बिहार चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात अभी कही जा सकती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। और खासकर नितिन गडकरी की जो लॉबी है, उनके जो लोग हैं, और उधर मोदी और शाह की जो लॉबी, गुजरात लॉबी है, इनके बीच जो रिश्ते हैं बड़ी तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये एक बीजेपी में परेशानी का बड़ा सबब है। अब दोस्तों, गडकरी और नरेंद्र मोदी की ये जो अदावत है, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल जो शीत युद्ध अचानक भड़क गया है हाल में ही, उसकी वजह यह है कि आरएसएस की एक लॉबी है, नागपुर की लॉबी है, नागपुर के ही नितिन गडकरी हैं। वो चाहती है कि पार्टी का अध्यक्ष नितिन गडकरी को फिर से बना दिया जाए, यानी नड्डा को गडकरी रिप्लेस करें, पार्टी गडकरी चलाएं, सरकार मोदी चलाएं। ये आरएसएस का एक फॉर्मूला है जिसको वो आप कह सकते हैं प्रेस कर रहे हैं। लेकिन मोदी और शाह को ये बात कबूल नहीं है। और जिस तरह की अदावत है, कबूल भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो यही कहती है, उसका नियम ये कहता है। इसलिए गडकरी की घेराबंदी हो रही, खासकर उनके परिवार पर इथेनॉल को लेकर, पेट्रोल पर लेकर, उनके जो बेटों पर आरोप लगाए गए। हालांकि विपक्ष ने भी लगाए हैं, लेकिन खबर ये है, असली खबर ये है कि ये सारा का सारा खेल उन लोगों ने किया जो मोदी और शाह के करीबी बताए जाते हैं। अब ये आरोप है, गडकरी के जो करीबी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, इधर आरोप लगते हैं, विपक्ष से ज्यादा जो राइट विंगर्स यानी बीजेपी के जो समर्थक हैं वो चढ़ जाते हैं गडकरी पर। और बाद में नितिन गडकरी को कहना पड़ता है कि एक लॉबी है जो उनको टारगेट कर रही है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली टारगेट कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, गडकरी कह रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है, एक लॉबी टारगेट कर रही है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब चौंकाने वाली बात ये कि गडकरी कहते हैं कि साहब पैसा देकर पेड कैंपेन किया जा रहा है, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप बेटों पर लगाए जा रहे हैं। वो किसी का नाम नहीं लेते, किसी मोदी का, किसी शाह का, गुजरात लॉबी का कोई जिक्र नहीं करते, नाम नहीं लेते। ना ही वो कोई ऐसा आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। वैसे हम मानने को तैयार भी नहीं, क्योंकि विपक्ष के साथ तो आजकल गडकरी जी हाथ में हाथ डालकर संसद में घूमते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ खड़गे हैं विपक्ष के सीनियर मोस्ट लीडर, उधर गडकरी हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो विपक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष हमेशा हर मौके पर गडकरी को मोदी के खिलाफ प्ले अप करता है। जहां भी विपक्ष को लगता है गडकरी को आगे करके मोदी के खिलाफ वो खड़ा कर देता है। तो सवाल इस बात का है कि फिर ये कौन सी लॉबी है जो मिस्टर गडकरी को टारगेट कर रही है? क्या ये गुजरात लॉबी है? क्या ये अमित शाह और मोदी का ही खेल है? क्या ये जो पेड कैंपेन हुआ तो गुजरात लॉबी ने किया? क्या गडकरी ये कहना चाह रहे हैं बिना नाम लिए? अब दोस्तों, गडकरी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उनके बेटे पर इथेनॉल से प्रॉफिट कमाने की बातचीत हो, इसको मैं डिफेंड नहीं करना चाहता। गडकरी पर अगर इस तरह के आरोप हैं, उसकी जांच मोदी की सरकार को करानी चाहिए, होनी चाहिए, अदालत में मैटर जाए। मेरा इस भ्रष्टाचार के आरोप से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही है तो जांच हो। मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं वो ये कि क्या बीजेपी के भीतर से ये आरोप लग रहे हैं? जिस तरह से अडानी को बात बात में बचाया जाता है, डिफेंड किया जाता है, या इलेक्शन कमीशन को डिफेंड किया जाता है, या गुजरात का या किसी भी राज्य का कोई छोटा सा पदाधिकारी भी बीजेपी का है, उसको डिफेंड किया जाता है हाईएस्ट लेवल पे। गडकरी को बीजेपी के किसी बड़े नेता ने डिफेंड नहीं किया। गडकरी ने खुद कैमरे पर कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, एक लॉबी टारगेट कर रही है। और यहां मुझे लगता है कि इस खेल को समझना बहुत जरूरी कि ये खेल है क्या, और खासकर गुजरात लॉबी का खेल क्या है। अब दोस्तों, अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, ग्राफिक देखेंगे, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त मोदी प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ संगठन यानी पार्टी है, दोनों ही सत्ता में। सरकार जो है वो मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं,
गवर्नमेंट जो है। और इधर अगर आप बीजेपी देखेंगे, संगठन देखेंगे, तो वो नड्डा चला रहे हैं। नड्डा भी उतने ही करीब हैं जितने अमित शाह मोदी के करीब हैं। यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्टी भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं। यानी सरकार और संगठन पर बराबर का अधिकार, दोनों मुट्ठी में, सारा सिस्टम मोदी के मुट्ठी में। अब आरएसएस की लॉबी या गडकरी की लॉबी या बीजेपी के अंदर जो मोदी और शाह के गुड बुक्स में नहीं है, वो चाहते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस हो, प्राइम मिनिस्टर पर, गवर्नमेंट पर, कैबिनेट पर, मंत्री परिषद पर एक चेक एंड बैलेंस हो पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, जैसा होता रहा है वाजपेयी के टाइम में भी। तो आरएसएस चाहती है कि नड्डा को हटाकर एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए जो कम से कम मोदी को टोक सके। और इसलिए उनको लगता है गडकरी मुफीद आदमी है, क्योंकि गडकरी पहले भी अध्यक्ष रहे, सीनियर मोस्ट हैं, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र में भी वो मिनिस्टर रहे, एक्सपीरियंस है, मोदी से सीनियर हैं वो अगर देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी का एक तबका चाहता है कि गडकरी नड्डा को रिप्लेस करें। और मोदी को लगता है कि अगर नड्डा को रिप्लेस उनका आदमी नहीं करता, कोई धर्मेंद्र प्रधान या कोई भूपेंद्र यादव या कोई इस तरह का शख्स जो गुजरात लॉबी का चेला हो, अगर वो रिप्लेस नहीं करता, गडकरी रिप्लेस करते हैं, तो फिर संगठन पर कब्जा करना, काबू पाना मुश्किल हो जाएगा और चेक एंड बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। और वैसे भी मिस्टर मोदी अल्पमत में है। अब सवाल जो बड़ा है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि गडकरी को कोई डिफेंड करने की बात नहीं है, अगर भ्रष्टाचार का सवाल उस वक्त लगता है गडकरी पर जब उनको अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, और गडकरी भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सरकार छोड़कर वो फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, पूरा संगठन उनके अंडर में आए, वो ये चाहते हैं। तो ऐसे समय पर हमला करना, और ज़्यादातर उसमें राइट विंगर पत्रकार हों जो हमला कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि रास्ता जो है गडकरी का कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, और क्या अब गडकरी का अध्यक्ष बनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर इस तरह के आरोप उठाए जाएंगे। ये बताया जाएगा आरएसएस को कि साहब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, नितिन गडकरी पर। और इत्तेफाक ये है कि ऐसा ही मामला 2014 से पहले जब गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनने जा रहे थे, तब भी इस तरह के आरोप लगे थे उनके इनकम टैक्स को लेकर, उनकी कंपनियों को लेकर। और बाद में जांच में ये पता लगा कि मोदी जी के खास मंत्री, ये खबरें उन्होंने ही छपवाई थी। आगे इस पर बात करेंगे तफसील से। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या 2029 से पहले मोदी गडकरी जैसे कांटे को हटाना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने चाणक्य के लिए, अमित शाह के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं कि अगर मोदी जिस वक्त कुर्सी छोड़ें तो अमित शाह जो हैं वो उनको सक्सीड करें, वो उनके उत्तराधिकारी बने पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर। और इसलिए गडकरी एक रोड़ा है जिसको हटाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी कहीं ना कहीं आजकल मोहन भागवत के कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं उस मोहन भागवत के लिए जिससे 36 का आंकड़ा मोदी का रहा है। भागवत के करीब इसीलिए आ रहे हैं कि गडकरी को किनारे किया जा सके, भागवत की सहमति हो सके। और उधर गडकरी और उनकी लॉबी, कई चेहरे हैं उसमें राजीव प्रताप रूडी भी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का भी आप नाम ले सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम ले सकते हैं, राजनाथ सिंह का भी ले सकते हैं, येदियुरप्पा का भी ले सकते हैं, उसमें नाम वसुंधरा राजे का भी ले सकते हैं। लंबी फेहरिस्त है। वो लोग जो गुजरात लॉबी के गुड बुक्स में नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, पार्टी में हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, सहमति भी है, लेकिन गुजरात लॉबी से जो खुश नहीं। क्या ये सारे लोग गडकरी के नेतृत्व में मौके के इंतजार में? और सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है बीजेपी में? अब दोस्तों ये बात एक तरह से सही है कि बीजेपी के भीतर जो भी पक रहा होता है, खासकर मोदी और शाह के टाइम पे, खबरें जल्दी बाहर आती नहीं, आती हैं तो आधी अधूरी आती। मैं चाहता हूँ एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आए, इसलिए जो लोग नितिन गडकरी के करीब हैं, जो लोग आरएसएस के करीब हैं, जो लोग नागपुर में हैं और कम से कम बेखौफ हैं, निष्पक्ष हैं, निडर हैं, सच बोलते हैं, खुलकर बोलते, ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराऊं। और आज इत्तेफाक से प्रकाश पोरे हमारे साथ हैं जो 40-45 बरस से महाराष्ट्र की राजनीति नागपुर में बैठ के देख रहे हैं, गडकरी को भी जानते हैं, मोहन भागवत को भी जानते हैं, गुजरात लॉबी को भी जानते हैं और इनकी पोल भी खोलते हैं। प्रकाश पोरे होंगे हमारे साथ, विवेक देशपांडे होंगे, बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं,
इनको भी सुनिएगा। आप कह सकते हैं कि विवेक देशपांडे पिछले कई दशकों से नागपुर से बड़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी सुनिए, एक अंदाज़ा लगेगा। और उमाकांत जी भी साथ होंगे। इन तीनों को सुनकर कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी कि होने क्या जा रहा है बीजेपी में। प्रकाश पोहरे साहब से, भाई पोहरे साहब, ये जो गडकरी साहब ने फाइनली कहा और कैमरे पर कह दिया, गडकरी ने कहा कि साहब मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, एक लॉबी है जो मुझे टारगेट कर रही है, राजनीतिक रूप से मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे निशाने पर रखा जा रहा है, मुझ पर हमले किए जा रहे हैं। तो साहब ये लॉबी कौन है, ये कौन टारगेट कर रहा है? क्योंकि खड़गे के साथ तो वो हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, विपक्ष गडकरी को कुछ कहता नहीं है, तो टारगेट कौन कर रहा है तो बता दीजिए पोरे साहब। ये तो देखो दीपक भाई, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस या इनसे तो उनको कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल बात स्पष्ट है, दिख रही है। और गडकरी ये ऐसा नेता है कि इसके साथ में सारे जितनी भी पार्टियां है, चाहे वो शरद पवार हो या अपना अखिलेश हो या जो भी उद्धव ठाकरे विपक्ष के हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके सबके साथ में इनके संबंध तो यानी अच्छे हैं, कभी बिगड़े हुए तो मैंने देखे नहीं है। इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन और उनको कुछ कहने का मतलब एक कल्चर्ड आदमी है, इतना मैं बोलूंगा। मैं कोई यहाँ पे गडकरी का पक्ष लेने के लिए या उसको डिफेंड करने के लिए बैठा नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जिस तरीके से एक शरद पवार का ओहदा है पॉलिटिक्स के अंदर, पवार ने भी अगर कोई बात बोली किसको या फोन लगाए तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई फोन लेने से इनकार करेगा, या अगर कुछ बात बोली पवार साहब ने तो कोई टाले जाएंगे। उसी तरीके से गडकरी की भी बात है, ये हमको पहले समझना चाहिए। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि गडकरी को कोई विपक्ष तो कोई ये कर नहीं रहा है, और जो भी बातें हो रही है वो तो पार्टी के अंदर से हो रही है। पार्टी और के ये अंदर बात से तो नहीं, वो तो लॉबी जो तो गुजरात की लॉबी है, ये तो बात बिल्कुल पक्की है। वो लॉबी जो ये नहीं चाहती कि गडकरी के हाथ में पार्टी की कमान, फिर चाहे वो अध्यक्ष के नाते बने या फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो कैसा है कि क्योंकि उनको मालूम है कि गडकरी ये कोई यस मैन नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। वो सामने वाले ने बोला और गडकरी ने कुछ सुन लिया। गडकरी के खुद के अपने कुछ ओपिनियंस है और गडकरी का खुद का कुछ एक ओहदा है, तो नेचुरली ऐसा आदमी तो उनको चाहिए नहीं। उनको तो ऐसा आदमी चाहिए कि जो यस मैन हो, या जो किसी को मिले नहीं कुछ नहीं, और वो किसी के तो भी, जैसे अभी भी मोदी जी जो है वो तो क्या खुद का दिमाग थोड़ी लगाते हैं, उनको तो जो अमित शाह जी बोलते हैं या अडानी जी जो बोलते हैं वो हिसाब से उनका सारा काम चलता है। उनका खुद का दिमाग रहता था तो ये 12-13 साल में वो प्रेस के सामने आते थे ना। वो प्रेस के सामने नहीं आए, उसका क्यों इसीलिए नहीं आए कि ही डजंट हैव हिज ओन ओपिनियन, ही डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। मैं आ रहा हूँ आपने कहा कि गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी टारगेट कर रही। भाई विवेक देशपांडे जी, मेरा बहुत सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है विवेक देशपांडे जी, क्योंकि आप नागपुर में, नागपुर आपका बेस है, जहां आरएसएस का बेस है, जहां से गडकरी आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ठीक है, पोरे साहब ने कहा कि 2012 में, 13 में, 14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे थे तब भी हमला हुआ था नितिन गडकरी का, लेकिन आज ये हमला क्यों हो रहा है जब तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए? मैं एक सिंपल एक रिप्लाई स्ट्रेट चाह रहा हूं, आज क्यों हमला? ये हो सकता है कि गडकरी जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस ने आगे किया हो और उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। न संजय जोशी एक्सेप्टेबल है, न गडकरी एक्सेप्टेबल है। संजय जोशी को आपने नहीं बोल दिया, अब जब दूसरा नाम सामने आएगा आरएसएस की तरफ से तो वो भी आप खारिज नहीं कर सकते। इतनी तो फिर उसको खारिज नहीं कर सकते तो क्या किया जाए? फिर गडकरी को फिर एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए ताकि अपने आप ही गडकरी की बात जो है वो बाहर हो जाए। तो ये मुझे टैक्टिक लगती है जो पूर्ति के जो अध्यक्ष दूसरी बार अध्यक्ष बनने के समय जो किया गया, कुछ उसी तरह के मशीनेशंस, कुछ उसी तरह के का कारस्थान जो है वो अभी इस बार भी बीजेपी के अंदर से ही हुआ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं ये एक मैं जितना आरएसएस को समझता हूँ, बीजेपी को समझता हूँ, उसके ऊपर से मैं अनुमान लगा रहा हूँ। विवेक देशपांडे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह गडकरी को जिस तरह से आरएसएस बैक कर रहा है उसको लेकर थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल हैं, और इसलिए गडकरी को टारगेट किया गया, जानबूझ कर टारगेट किया गया, और वो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से ठीक पहले टारगेट किया गया।
लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता जी है जी। कि अभी भी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, सिस्टम इनके हाथ में, क्या अभी भी इनको नितिन गडकरी से भय है, इनको डर है, उनको ऐसा लगता है कि गडकरी और मोहन भागवत मिलकर कुछ ना कुछ साजिश रच देंगे, मोदी को कुर्सी से उतारा जा सकता है अगर मोदी कमजोर हो? और मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मोदी कमजोर हो रहे हैं, बीजेपी के एक लॉबी के भीतर से गडकरी पर हमला तेज हो रहा है। थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, गडकरी साहब 2009 में जब सरकार हार गई थी और यूपीए सरकार वापस आ गई थी, उस समय गडकरी साहब को आडवाणी जी को पर्दे के पीछे कर दिया था और एक अजात शत्रु के तौर पर नितिन गडकरी को दिल्ली लाया गया था। और जिस फंक्शन में उनको बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका वेलकम किया गया, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फंक्शन को कवर करने गया था। उसमें मोदी भी थे, उसमें आडवाणी जी थे, अच्छा खासा भाषण हुआ उनका। और गडकरी साहब ने भी एक नए पॉलिटिशियन के तौर पर, यंग पॉलिटिशियन के तौर पर अपनी बात कही थी, लेकिन तब से अब तक पानी बहुत गुजर चुका है। मैं ये मानता हूं कि आज उसी तरह के हमले जो पूर्ति ग्रुप को लेकर के 2012-13 में उनके खिलाफ शुरू किए गए थे, जब मोदी और अमित शाह दिल्ली की सत्ता पर चढ़ाई करने जा रहे थे और पूरा इन्होंने होमवर्क कर लिया था, तो उनको लगा कि सबसे पहले रास्ते का कांटा है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अगर दोबारा बीजेपी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो ये हमारी दुकान चलने नहीं देंगे। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो टारगेट की बात आई है, मैं 100% नितिन गडकरी के माइंड को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। उनका जो टारगेट है, उन पर जो टारगेट किए जा रहे हैं, क्यों अकेले इतने बड़े शख्सियत है नितिन गडकरी जो आरएसएस के बहुत क्लोज है। आरएसएस के क्लोज होना ही उनके लिए सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है। उनके पास, उनके ऊपर जो आज संकट है, आरएसएस के क्लोज होना। और आरएसएस भी इस बात को समझती है कि भाई नितिन गडकरी जो भी कीमत आज चुका रहे हैं, चाहे उनके खिलाफ चरित्र हनन का कंपेन चल रहा है, ये बिकॉज ही इज क्लोज टू आरएसएस हेडक्वार्टर, ही इज क्लोज टू ऑल टॉप ब्रास ऑफ द आरएसएस। और आरएसएस ने तो अगले 25 साल का नेता के तौर पर उनको दिल्ली लेके आए थे। ये थोड़ी कहा था कि उनको आप एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना करके 3 मंत्रालय देंगे। और आज हालत क्या है नितिन गडकरी साहब की, उनसे सारे मंत्रालय के जो 3-3 मिनिस्ट्री उनके पास थी, सब लेकर के उनको हाईवे मिनिस्टर बना दिया, खत्म कहानी। कोई उनके पास चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। ये जो मोदी और अमित शाह है, इन्होंने चारों तरफ घेराबंदी कर दी। डरते इसलिए है कि वो आरएसएस हेडक्वार्टर के करीब है। मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि अब नितिन गडकरी को ये पता लग गया कि हमारा वक्त पूरा हो गया है। अब ये जब तक ये लोग हैं मोदी और अमित शाह, ये तब तक हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं है एज ए मिनिस्टर। मैं पक्के तौर पर आपको कह सकता हूं कि मंत्री के तौर पर वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको अब सुविधाजनक नहीं लगता। इसलिए उन्होंने आरएसएस को लॉबी किया होगा, कहा कि भाई मुझे पार्टी प्रेसिडेंट दे दो, मैं पार्टी का काम करूंगा। तो ये सारी बातें हैं जी। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि सरकार में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, नरेंद्र मोदी के नीचे बिल्कुल भी वो सहज नहीं है एक मंत्री के तौर पे, इसलिए वो भी चाहते हैं कि सरकार से बेहतर है कि वो भाजपा के अध्यक्ष बन जाएं। और मोदी और शाह को लगता है कि अगर वो भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे तो दखल बढ़ेगी उनकी, संगठन के तौर पे दखल सरकार में बढ़ेगी उनकी। ये एक कश्मकश है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मनभेद और मतभेद है। पोहरे साहब, भाई आप गडकरी को 35-40 वर्षों से जानते हैं, आपने उठते हुए उनको देखा है, ठीक है, बिजनेस करते हैं, उन पर बिजनेस के आरोप लगे हैं। अब मैं यहाँ भ्रष्टाचार का मामला लेके नहीं बैठा हूँ, अगर जांच है तो गडकरी पे होनी चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि अगर गडकरी ने कोई भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच हो। लेकिन मुझे जो ताज्जुब है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो आरोप हैं ये बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। मतलब कोई बीजेपी का छोटा सा नेता गुजरात का, उस पर कोई आरोप लग जाए, कोई पुल गिर जाए, 100 लोग मर जाएं, उस पर सबको बचाया जाता है जो जो गुजरात लॉबी के करीब है। लेकिन यहां पर मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के भीतर से ही बहुत से लोग लगा रहे हैं, इसलिए मुझे ताज्जुब हुआ। मैं एक चीज पूछ रहा हूं पोरे साहब, जब आप गडकरी के लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, कमरा बंद होता है, चिटकनी लगी होती है, आप होते हैं, 2-3 आदमी होते हैं, क्या कभी गडकरी के करीबी लोगों ने आपसे कहा, बहुत मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि मोदी और शाह
गडकरी के अगेंस्ट हैं? क्या गडकरी के लोग मानते हैं कि मोदी और शाह साजिश रच रहे हैं कदम कदम पर? उनको चुनाव में हराने की भी बात थी। क्या गडकरी के लोग बंद कमरे में इस तरह की बातें कभी उन्होंने आपसे कहीं करते हैं या नहीं करते? नहीं दीपक भाई, देखिए, उनके खिलाफ में तो नागपुर के अंदर ही ये जो हुआ था, तो गडकरी ने तो खुद बोला भाई कि मेरे 3.5 लाख वोट काटे गए। तो वो इसीलिए किया गया ना कि इनको, जो हम बोलते हैं कि इनको उनके घर में उनके जो किला है, वो किले के अंदर ही उनकी शहादत करवा दो। तो ये तो, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाएगा कि अगर गडकरी चुन के ही नहीं आए तो फिर बाकी की आगे की बातें नहीं रहेंगी। तो इसीलिए तो ये तो वहां से नागपुर से ही किया गया था। और उनके खिलाफ में जो आदमी खड़ा किया गया था वहां पे, हमारा कांग्रेस के खिलाफ में, उसके बारे में तो मैंने उसी समय में बोला था कि उसको 20 लाख रुपए वो जब बोले कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, तो उसके उसी समय पे उसको 10-20 करोड़ रुपए दे के भाई तू खड़ा रहे, और वो हिसाब से उसको खड़ा किया गया। उसके पीछे पूरी लॉबी लगा दी गई। वो तो मैंने जो मेरा स्टेटमेंट दिया था उस समय पे तो भयंकर वायरल हो गया था। इवन कांग्रेस की तरफ से उसका खंडन किया गया था, यानी कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसके तरफ से उसका खंडन किया गया कि नहीं, पॉजिटिव बोल रहे, गलत बोल रहे। भाई गलत अगर मैंने बोला तो तू मेरे पे मुकदमा करना, बोलो, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। लेकिन तो ये बात तो चलिए, बिल्कुल क्लियर थी कि गडकरी के खिलाफ भी खड़ा रखने के लिए भी आदमी नहीं था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के खड़ा किया उसको। और ये गुजरात उसका लॉबी ने, उद्देश्य ये था जी, मतलब आप कि कह रहे वो हैं गांव के गुजरात अंदर लॉबी ही ने, वो हो जाए, आए नहीं चुन के। हाँ अच्छा आप दो आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गुजरात लॉबी ने वोट कटवाए उनके, और दूसरा गुजरात लॉबी ने जो गडकरी के अगेंस्ट उम्मीदवार था, भले ही वो विपक्ष का हो, लेकिन गुजरात लॉबी उसको फंड कर रही थी। ये पोहरे साहब का कहना है। मतलब कार्ड इन्होंने पत्ते और खोल के रख दिए सबके सामने। मैं उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं जरा विवेक देशपांडे के पास आ रहा हूँ। विवेक जी, मोहन भागवत को भी समझते हैं, गडकरी को भी समझते हैं, मोदी शाह को भी समझते हैं। मान लीजिए जिस तरह से आजकल मैं देख रहा हूं मोदी जी कमजोर होते जा रहे हैं, तो वो मोहन भागवत की चरणों की तरफ झुकते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो नागपुर में भी मिलने गए, फिर उन्होंने अपने आवास पे भी मोहन भागवत को बुलाया, फिर मोहन भागवत के बारे में उन्होंने अभी 11 सितंबर को उन्होंने कसीदे लिखे, लेख लिखा पहली बार मोदी जी ने, और उस लेख में कहा कि साहब विवेकानंद की झलक है, और भी बहुत सी बातें करी। मैं तो इनके पिताजी को भी जानता था, मोहन भागवत को। तो मोहन भागवत के करीब आना चाह रहे हैं ऐसा लगता है हम लोगों को मोदी जी। क्या अगर मोहन भागवत और मोदी एक हो गए, मान लीजिए अगर, तो क्या फिर गडकरी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? गडकरी की पारी समाप्त है फिर? आज अगर बीजेपी में मोदी के बाद सबसे पॉपुलर नेता कोई है तो वो गडकरी है। आप दूसरा कोई नेता है मुझे बताइए, बताइए दूसरा मोदी जी के बाद सबसे पॉपुलर। हाँ, सबसे पावरफुल नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे पॉपुलर। और वो पॉपुलैरिटी का जो पावर होता है वो गडकरी का ज्यादा है। पॉलिटिकल पावर और गवर्नमेंटल पावर अमित शाह का होगा, लेकिन जो पॉपुलैरिटी की वजह से जो पावर आती है किसी पॉलिटिशियन को, वो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा गडकरी की है। और गडकरी की जितनी पॉपुलैरिटी थी उतनी ही आज भी कायम है। मोदी मोदी जी ओके, की जो 2014 में थी उससे वो बहुत नीचे आ चुके हैं। तो ये फर्क है। और अगर कहीं से गलती से अगर मोदी जी ने विचार करना छोड़ दिया और गडकरी को मंत्रिमंडल से हटा दिया या फिर कोई पनिशमेंट दे दी, गडकरी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी, तो मुझे जी, लगता है वो बहुत महंगा पड़ेगा मोदी जी को। क्योंकि सारे देश में गडकरी जी की एक इमेज है। मीडिया में भी ये जो गोदी मीडिया है वो भी कभी गडकरी के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं करता है, आप देखिए। हाँ, ठीक, तो इस तरह से चलिए, मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल चैलेंज है गडकरी। अगर खारिज भी करना चाहे वो गडकरी को तो नहीं कर सकते। जी। ओके, ओके। लखला साहब, मोदी जी जैसे जी जैसे कमजोर हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि गुजरात लॉबी की तरफ से गडकरी को टारगेट किया जा रहा है, और गडकरी भी पलटवार करते हैं। गडकरी भी मुझे लगता है एकमात्र ऐसे मंत्री हैं इस सरकार में जो गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो तंज सीधे सीधे मोदी पर होता है। मैंने कई इस पर वीडियो भी बनाए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या ये लड़ाई नितिन गडकरी वर्सेस मोदी ये भी और तेज होगी? क्योंकि मोदी अल्पमत में है, और बीच बीच में अगर वो चुनाव हारते हैं, ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो दबाव उन पर बढ़ता है। क्या ये झगड़ा अभी और बढ़ेगा, आपको लगता है?
देखिए, अगर गडकरी को पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता और आरएसएस की बात को नहीं माना जाता, तो ये झगड़ा और आगे बढ़ेगा। ये झगड़ा बंद नहीं होने वाला। इसका मतलब ये होगा कि आप नितिन गडकरी को लगातार अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखेंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी रखना ना, और आप पसंद भी नहीं करते। नितिन गडकरी कंफर्टेबली भी महसूस नहीं करते वहां। तो नितिन गडकरी को ये लगता है कि मेरे खिलाफ तो बाकी आरोप तो ये लगा नहीं सकते पर्सनल मेरे पर, तो ये मेरे पुत्रों के, मेरे लड़कों के और मेरे जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको उलझुल आरोप स्टोरी प्लांट करके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करके मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। इस बात से बहुत हर्ट है नितिन गडकरी, और उनके जो समर्थक है, सपोर्टर, सबको ये बात अच्छी तरह से पता है, और उनको ये भी पता है कि इनके सिस्टम में रहते हुए मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वो इनके इनके शिकंजे से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, कोई रास्ता निकले और मैं इनके चंगुल से बाहर आ जाऊं और एक खुली हवा में सांस लूं। देखिए, नितिन गडकरी के साथ दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उनकी जो पर्सनल इमेज है बहुत अच्छी है, जैसा अभी देश पांडे जी ने बताया। दूसरा यह है कि उनकी फॉलोइंग न केवल पार्टी के भीतर, जैसे मैंने पहले बताया, पार्टी के बाहर भी उनकी फॉलोइंग है, और वो एक विनम्र नेता है जो देश में सब लोगों को साथ चलने की उनमें एक उत्कंठा है, उनकी अभिलाषा है, उनका एक ध्येय विचार है, और ऐसे लोगों की बीजेपी में आज जरूरत है। क्योंकि अमित शाह और मोदी ने क्या कर दिया कि बीजेपी को और गवर्नमेंट को एक ही बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप सरकार तो खींच सकते हैं, लेकिन आप देश नहीं चला सकते ना। जी 30 सेकंड बचा, एक छोटे छोटे जवाब मैं चाहूंगा, एक एक लाइन के जवाब दीजिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव। क्या आपको लगता है पोहरे साहब कि गडकरी जो है 2029 तक मंत्री रहेंगे, या फिर मोदी को अगर मौका मिला तो पर कतरे जा सकते हैं, कुर्सी से हटाया जा सकता है गडकरी को? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। देखिए, गडकरी को निकालना इतना ये थोड़ी है, इजी थोड़ी है। देखिए, ऐसा है कि जब टिकट बांटने का विषय हुआ था अभी 2024 में, तो पहले लिस्ट पे गडकरी का जी का नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद में दूसरे लिस्ट पे नाम आया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जैसा बताया कि 3.5 लाख वोट उन्हीं के काट के उनको वहां पे ही ठंडा करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी अगर आप भाजपा में पूछेंगे कि कौन कौन भाजपा में मंत्री है, तो 3 या 4 लोगों के 5 लोगों के ऊपर तो किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन उसके अंदर 3 नंबर का नाम गडकरी का ही बताएंगे। ठीक है, पहले नंबर 1 2 तो ठीक है, लेकिन बाद का 3 नंबर नाम गडकरी का ही है, ये तो छोटा बच्चा भी जानेगा। तो इतना छोटा सा सवाल, थैंक यू, छोटा सा सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूं विवेक देशपांडे, लास्ट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है विवेक देशपांडे जी कि आरएसएस मोदी के विकल्प के तौर पर जब भी मौका मिलता है, चाहे 2027 में मिले, 28 में मिले, कभी भी मिले, क्या अभी भी आपको नितिन गडकरी पहली चॉइस लगते हैं? जो असली विकल्प है मोदी का वो नितिन गडकरी है, या फिर कोई योगी है, या कोई मेरा पर्सनल फडणवीस है, या फिर कोई अमित शाह है? नहीं, मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो आरएसएस के लोगों से बात करने के बाद भी जो एक सेंस आता है, वो यह है कि कम से कम अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस शायद बीजेपी गडकरी को आगे करेगा। और 2029 में जहां तक प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का सवाल है, मुझे लगता है कि आरएसएस के दिमाग में देवेंद्र फडणवीस है। चलिए, ये मैं समझ रहा हूँ, जो आरएसएस के लोग आपस में चर्चा करते हैं, हो सकता है, उसके ऊपर ये समझ। जी, छोटी सी टिप्पणी, क्या आपको लखेड़ा साहब लगता है कि जो आपकी आरएसएस के नेताओं से बात होती, अगर मोदी बीच में हटते हैं, ऐसा होता है 2027-28 जब भी, क्या गडकरी आपको विकल्प लगते हैं या अमित शाह लगते हैं आपको? देखो, अमित शाह और मोदी के रहते हुए तो विकल्प है नहीं। वो तो तभी है अगर वो विश्वनाथ प्रताप सिंह बनने को तैयार है और बीजेपी के 100 एमपी को लेकर के वो रिवोल्ट करें, तभी कोई रास्ता खुल सकता है। इनके रहते हुए या इनकी कमान में रहते हुए कुछ हो नहीं सकता। और मुझे नहीं लगता कि अगर गडकरी के साथ 100 एमपी होंगे भाजपा के और वो गुजरात लॉबी के खिलाफ रिवोल्ट कर जाए, तो कांग्रेस तो आंख मूंद के सपोर्ट करेगी 2029 तक सरकार चलाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, मयान में तलवार चलती नहीं, मयान में तलवार की धार नहीं होती, और मयान मोदी की है, तलवार कोई भी डाल दी। जब तक मोदी शाह है तब तक देयर इज नो क्वेश्चन फॉर नितिन गडकरी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है मोदी शाह का, ये अगर आरएसएस के करीब जाता है
तो हो सकता है कि जो साजिशें हम देख रहे हैं ये और बढ़े और गडकरी को निपटाया भी जा सकता है। लेकिन हमारे पैनलिस्ट मानते हैं कि निपटाना इतना आसान नहीं होगा गडकरी को। बहरहाल ये जंग दोस्तों हम देख रहे हैं चल रही है और कहीं ना कहीं इस जंग का जो सबसे ज्यादा मजा है वो विपक्ष ले रहा है। और इसीलिए हमने देखा, और मैं चाहता हूं विजुअल आप फिर देखिए कि किस तरह से नितिन गडकरी का हाथ पकड़कर खड़गे, जो दिन रात मोदी और शाह को टारगेट करते हैं, वो हाथ पकड़ के वीपी के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनके साथ घूम रहे थे। तो विपक्ष कहीं ना कहीं गडकरी के पीछे है और गुजरात लॉबी गडकरी के सामने। देखिए आगे क्या होता है। पोरे साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक देशपांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।